आपके अपने ही चैनल केंद्रीय विद्यालय न्यूज में आपका स्वागत है। केंद्रीय विद्यालय में नामांकन की प्रक्रिया जल्दी प्रारंभ होने वाली है। आप अभिभावक इसकी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कई अभिभावक फॉर्म भरने में कुछ गलतियां कर देते हैं, जिनके कारण उनके बच्चे का नामांकन होते होते रह जाता है। आज हम उसी विषय पर बात करने के लिए श्रीवास्तव सर आए हुए हैं। उनसे आज हम बात करेंगे। सर, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि लोग जो फॉर्म भरते हैं, ऑनलाइन जो फॉर्म भरते हैं, उसमें क्या क्या गलतियां करते हैं? देखिए, अब क्लास 1 में एडमिशन के लिए जो समय निर्धारित होता है केंद्रीय विद्यालय में, लगभग 15 फरवरी के आसपास ऑनलाइन फॉर्म जारी हो जाएगा। फॉर्म भरते समय जनरली पेरेंट जो होते हैं, जिनको इंटरनेट अच्छे से नहीं चलाने आता है, तो वो साइबर कैफे में जाकर भरते हैं या भरवाते हैं, और कुछ लोग अपने मोबाइल से भी भरने की कोशिश करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट गलती पेरेंट्स से ही होता है कैटेगरी चूज करने में। भाई, नाम पता तो सभी लोग लिख ही लेते हैं, लेकिन जो KVS के अनुसार जो कैटेगरी डिसाइड होती है, उसको भरने में मूलतः पेरेंट्स से या साइबर कैफे वाले लोगों से गलती हो जाती है। तो पहली तो जानकारी आपको क्लियर होना चाहिए कि कैटेगरी क्या है, जिसके आधार पर केंद्रीय विद्यालय में किसी बच्चे का नामांकन सुनिश्चित होता है। तो जो केंद्रीय विद्यालय देखिए 2 तरह से रन करता है पूरे इंडिया में। एक तो हुआ कि सिविल का विद्यालय। सिविल का विद्यालय मतलब कोई जिला मुख्यालय पर हो सकता है, और एक विद्यालय जो प्रोजेक्ट केवी कहलाता है। प्रोजेक्ट केवी का मतलब हुआ कि उस केवी का स्पॉन्सरशिप कोई इंस्टीट्यूट कर रहा है, कोई संस्था कर रही है। जैसे NTPC के अंदर में कोई केवी है तो प्रोजेक्ट केवी कहलाएगा। कोई हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट है, जैसे BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया, तो वहाँ के अंदर जो केवी रहेगा वो स्पॉन्सर्ड केवी कहलाएगा, प्रोजेक्ट केवी कहलाएगा। तो पहले हम लोग सिविल स्कूल जो केंद्रीय विद्यालय है उसकी चर्चा कर लें। तो हमारे फॉर्म में आपको 5 कैटेगरी दिखाई देता है कि भाई कैटेगरी 1, 2, 3, 4, 5। अब आपको ये जानना है कि कैटेगरी 1 में किसके बच्चे आएंगे, 2 में किसके आएंगे, 3 में किसके आएंगे। तो कैटेगरी 1 उन पेरेंट को चुनना है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के परमानेंट एम्प्लॉई हैं। जैसे आर्मी के बच्चे हैं, उस कैटेगरी 1 में आएंगे। पोस्ट ऑफिस वाले, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉई के बच्चे आएंगे, रेलवे एम्प्लॉई के बच्चे आएंगे, और आर्मी में जो एक्स सर्विसमैन है, रिटायर हो चुके, उनके भी बच्चे कैटेगरी 1 में आते हैं। तो इनको कैटेगरी 1 चुनना है, ठीक है। उसके बाद फिर कैटेगरी 2 आती है। तो कैटेगरी 2 में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑटोनोमस बॉडी है, जैसे LIC हो गया, बैंक हो गया, उसके जो उन पेरेंट के जो बच्चे रहेंगे वो कैटेगरी 2 में आएंगे, ठीक है। फिर कैटेगरी 3 की बात आती है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट के परमानेंट एम्प्लॉई हैं उनके बच्चे। लेकिन यहाँ ये बात ध्यान रखना है कि जो स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय रिटायर हो चुका है उनके लिए नहीं है, वो फिर कैटेगरी लास्ट हो जाएगा, कैटेगरी 5 में चलेगा। हाँ, जो ऑलरेडी अभी एम्प्लॉय हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो कैटेगरी 3 में रहेंगे। और स्टेट गवर्नमेंट का जो ऑटोनोमस बॉडी होता है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट का यूनिवर्सिटी स्टाफ हो गया, उसमें मेडिकल कॉलेज के स्टाफ हो गए, कोऑपरेटिव के स्टाफ हो गए, तो ये सब ऑटोनोमस बॉडी है स्टेट गवर्नमेंट का, और ये कैटेगरी 4 है। और फिर आम फ्लोटिंग पॉपुलेशन जो है, बिजनेस कम्युनिटी है, इसमें सभी, तो ये सभी कैटेगरी 5 में आएंगे। और जो प्रोजेक्ट के भी है, बस एक स्टेज उसमें बढ़ जाता है, उसमें 6 कैटेगरियाँ होती हैं। अब जो इंस्टीट्यूट, जो संस्था किसी केवी को स्पॉन्सर कर रहा है, जैसे NTPC स्पॉन्सर कर रहा है, तो NTPC के जो एम्प्लॉय के बच्चे होंगे वो कैटेगरी 1 हो जाएंगे। बाकी उसके और उसके नीचे फिर कैटेगरी, जो सिविल में कैटेगरी 1 था वो 2 हो जाएगा,
2 वाला 3 हो जाएगा। इस तरह से वहाँ कैटेगरी 6 बन जाएगा। श्रीवास्तव सर, हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि केंद्रीय विद्यालय के नामांकन में अभिभावक जब फॉर्म भरते हैं तो वह कितने विद्यालय को चूज करते हैं? देखिए, ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपको 3 विद्यालय चुनने की छूट रहती है। आप कोई भी अपने आसपास के, जहाँ पर आपकी पहुँच हो सकती है, जहाँ बच्चा आपके घर से जा सकता है, 3 केंद्रीय विद्यालय चुन सकते हैं। हाँ, वो क्लास 1 में भी और जो बाल वाटिका शुरू हुआ है उसमें भी 3 विद्यालय चूज कर सकते हैं। जैसा कि अभी आपने बताया कि सिविल का भी स्कूल है और प्रोजेक्ट का भी स्कूल है। कोई गार्जियन अगर विद्यालय को चूज कर रहे हैं, फर्स्ट में सिविल वाले स्कूल को और सेकंड में प्रोजेक्ट वाले स्कूल को चूज कर रहे हैं, तो उस समय क्या उनका कैटेगरी को लेकर के कुछ इस प्रकार के है कि नहीं? देखिए, इसमें कोई पेरेंट को कोई समस्या नहीं है। आप जिस कैटेगरी में बिलोंग्स करते हैं, पहले तो आप अपना माइंड सेट करिए कि आप किस कैटेगरी में हैं। अपने जॉब के आधार पर आप अपना कैटेगरी पहले समझ लीजिए कि भाई हम कैटेगरी 3 में आते हैं सिविल में। तो अगर सिविल में कैटेगरी 3 आप भरेंगे तो ऑटोमेटिक जब प्रोजेक्ट के भी आप लेंगे, कुछ सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ आप कैटेगरी 4 में चले जाएंगे। ये मतलब ऑनलाइन में ऑटोमेटिक है। अब जैसे मान लीजिए हम आर्मी पर्सनल हैं, तो सिविल के स्कूल में मेरा कैटेगरी 1 होगा, लेकिन जब हम कैटेगरी वैसा विद्यालय एक चुन लिए जो प्रोजेक्ट के भी है, तो वहाँ ऑटोमेटिक आपका कैटेगरी 2 हो जाएगा। उसमें आपको कुछ नहीं करना है। दर्शकों को ये ऐसा नहीं करना है कि उसके लिए फिर अलग से आप वहाँ भी कैटेगरी 1 चुन लें, क्योंकि प्रोजेक्ट के भी में कैटेगरी 1 वही बच्चे होंगे जिनके पेरेंट उस इंस्टीट्यूट के एम्प्लॉय हैं, उन्हीं का माना जाएगा। दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि जब ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है तो उसमें एड्रेस प्रूफ को लेकर, मान लीजिए कोई अभिभावक दिल्ली में रह रहा है और वो बच्चे का फॉर्म गया में भर रहे हैं और वही फॉर्म एक विद्यालय दिल्ली का चूज कर रहे हैं, उस समय वो किस प्रकार एड्रेस दे कि ताकि उनका नामांकन के समय में दोनों जगह के विद्यालय के लिए एलिजिबल रहे? देखिए, एड्रेस का जहां आपने बताया कि भाई कोई पेरेंट है दिल्ली में है और वो एक विद्यालय दिल्ली चुन रहा है और एक मान लीजिए कोई वहां से 200-500 किलोमीटर दूर चुन रहा है, तो उसके लिए है कि अगर बच्चे के माता पिता, जैसे मान लो कि उसके पिताजी दिल्ली में जॉब करते हैं और उसके माता जी पटना के रहने वाली हैं, तो पटना में भी उनका घर होम एड्रेस है और दिल्ली में भी एड्रेस है, तो जो मम्मी पापा बच्चे के माँ पिताजी का जो डिटेल भरा जाता है, तो उसमें एक एड्रेस अपने पिताजी का एड्रेस दिल्ली दे सकता है और माँ वाले में एड्रेस पटना दे सकता है। तो बच्चे का सिलेक्शन अगर दिल्ली होता है तो दिल्ली वाला भी एलिजिबल रहेगा, पटना में होगा तो पटना में भी एलिजिबल होगा। ऐसे ये नहीं कि दोनों एड्रेस सेम भर दें, क्योंकि इसमें आप एड्रेस का अपना एक महत्व है। अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं और बिहार किसी केंद्रीय विद्यालय में चुन लेंगे तो ड्यू टू लॉन्ग डिस्टेंस आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि एक समस्या आवासीय प्रमाण पत्र लेकर के भी आता है कि बच्चे के नामांकन के समय में कौन सा आवासीय केंद्रीय विद्यालय में एप्लीकेबल है और किसे मान्यता दिया गया है, तो सर बताना चाहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, आवासीय प्रमाण पत्र जो भी आप एड्रेस भरते हैं उसमें, तो आप जब भी आपका सिलेक्शन होगा तो उसमें जो एड्रेस आपने लिखा है मैं उसका प्रमाण पत्र विद्यालय मांगेगा। तो आवासीय प्रमाण पत्र में पहली बात तो ये है कि भाई अगर आप जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ का अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र है तो बहुत अच्छा। अगर निवास प्रमाण पत्र नहीं है, आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, सरकारी क्वार्टर में रहते हैं, तो क्वार्टर अलॉटमेंट की जो पेपर है वो आवास प्रमाण पत्र के रूप में मान्य हो जाएगा। मान लीजिए गवर्नमेंट क्वार्टर नहीं मिला है, आप बाहर किराए पर रहते हैं तो रेंट एग्रीमेंट दे सकते हैं, है ना। और जैसे और ये भी उपलब्ध नहीं है, मान लीजिए हमारा घर है लेकिन आवासीय नहीं बन पाया है, तो आप अपना बैंक पासबुक का फोटोकॉपी दे सकते हैं। बिजली बिल आपके घर से नाम है तो बिजली बिल का कॉपी लगा सकते हैं, मतलब पासपोर्ट भी लगा सकते हैं। सरकार के द्वारा प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र के लिए जो वैलिड डॉक्यूमेंट है वो सारे मान्य हैं।
है ना, इसके ऊपर मतलब कोई ऐसा इशू नहीं है। मतलब इसके कारण किसी के नामांकन प्रक्रिया में हाँ दिक्कत नहीं देखिए, आएगी। एक बात ध्यान रखना है, जैसे वन में आरटीई का एडमिशन होता है, तो आरटीई का एडमिशन में जो आप एड्रेस भरते थे, मान लो आप आपने अप्लाई किया कि हम आरटीई के अंतर्गत आते हैं और आपके बच्चे का सिलेक्शन हो गया, तो और एड्रेस आपने दे दिया है जो 20-25 किलोमीटर दूर का है, तो फिर आपका, क्योंकि उसमें है बात था कि भाई 7 से 10 किलोमीटर के रेंज में आपका एड्रेस प्रूफ होना चाहिए ताकि बच्चा इजीली आ सके, तो इस बात को ध्यान रखना रहता है। श्रीवास्तव सर, एक प्रश्न हमारे पास बहुत दिनों से आ रहा था कि कुछ गार्जियन फॉर्म भरने के समय में कुछ गलतियां कर देते हैं और फिर वो फॉर्म भरते हैं, यानी 2-3 फॉर्म वो भर देते हैं। तो क्या ये 2-3 फॉर्म, दोनों 3 जो फॉर्म भरे हुए हैं सभी एक्सेप्टेबल रहते हैं? जी नहीं, देखिए इस पर आप सभी अभिभावक को इस बात का ध्यान रखना है कि फॉर्म अगर गलत हो गया, मान लीजिए फॉर्म भरने के बाद आपको महसूस हो रहा है कि हमने फॉर्म गलत भर दिया, तो जो लॉगिन नंबर है, पासवर्ड है आपका, उससे फिर से लॉगिन करिए, फॉर्म को कैंसिल कर दीजिए, फिर दोबारा भरिए। लेकिन लोग करते क्या है कि एक बार दूसरे साइबर कैफे में जाकर भरवा लिए, फिर कहीं और भरवा लिए, मतलब मल्टीपल नंबर ऑफ फॉर्म भर देते हैं। तो हमारे केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन नामांकन जो प्रक्रिया है उसमें गाइडलाइन है कि अगर कोई पेरेंट 2 या 2 से अधिक फॉर्म भर देता है, तो जो लास्ट सबमिट किया है फॉर्म, यानी अंतिम में जो फॉर्म भरा है वही फॉर्म आपका वैलिड माना जाएगा और बाकी सभी जो पहले वाले हैं वो इनवैलिड हो जाएंगे। अगर ऐसा व्यवहारिक समस्याएं आती हैं, किसी गार्जियन ने 2 फॉर्म भर दिया और पहले वाला जो फॉर्म भरा था वो सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ गया, सेकंड वाला आया नहीं। अब वो गार्जियन आते हैं कि सर मेरा तो नाम लिस्ट में आ गया। जब हमारे पास आते हैं तो हम देखते हैं कि नहीं भाई, इस बच्चे इन्होंने तो 2 फॉर्म भरा था और लास्ट फॉर्म जो भरा था वही वैलिड है और वो नंबर नहीं हुआ है, तो उनको मायूस होना पड़ता है। इसलिए ध्यान रखिए कि अगर 2 या 3 या 4 बार भरना पड़ रहा है तो पहले के जितने भी भरे हुए फॉर्म है उसको आप कैंसिल करें, पहले कैंसिल ताकि करें, किसी प्रकार का अगर नामांकन के समय बच्चे का नाम आए तो दिक्कत ना हो। इसलिए दर्शकों से आग्रह है कि वो फॉर्म भरते समय सावधानी बरतें और आपके बच्चे का नामांकन में कोई परेशानी ना हो। बहुत अभिभावकों का शिकायत रहती है कि हमने तो केंद्रीय विद्यालय में ऑनलाइन फॉर्म भरा है, हमारे बच्चे का नाम नहीं आ पा रहा है, क्या रीजन रहता है सर? देखिए ऐसा व्यवहारिक समस्याएं आती हैं। बहुत सारे पेरेंट आते हैं कि सर हमने तो फॉर्म भरा था और जो पूरी लिस्ट आई है उसमें हमारे बच्चे का नाम ही नहीं है। एक्चुअली उनसे गलती कहाँ हो जाती है, जब फॉर्म आप पूरा भर लेते हैं तो भरने के बाद उसको सबमिट करना रहता है। आप जब सबमिट करेंगे तो आपके पास एक OTP आएगा, फिर उस OTP को डालेंगे तो एप्लीकेशन सबमिशन कोड जनरेट होकर आपके पास आएगा, तब आप समझें कि मेरी फॉर्म पूर्णतः भरी गई। कितने लोग जल्दीबाजी में बस फॉर्म भर दिए और सबमिट भी कर दिए, OTP का ध्यान ही नहीं रखे, ना उन्होंने डाला ना उनके पास एप्लीकेशन कोड आया, तो फिर इसलिए उनके बच्चे का नाम ही लिस्ट में नहीं आती है। मतलब जितने लोग भरे उनका कोई ना कोई तो लॉटरी नंबर होगा। वो यही पूछते हैं कि सर मेरा 500 या 1000वां भी नंबर है तो होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए, ये तो पोर्टल में दिखाई नहीं दे रहा है। तो कारण यही है कि वो एप्लीकेशन अपना जो है वो पूर्ण रूप से सबमिट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए ये सर कमी आती है। अभिभावकों से आग्रह है कि फॉर्म भरते समय जो फाइनल सबमिशन कोड है वो तभी आएगा जब आप फाइनल OTP डालते हैं। जो आपके मोबाइल नंबर आपने जो रजिस्टर्ड किया है उसमें एक OTP आता है और OTP फिल करने के बाद फिर वो फाइनल सबमिशन होता है। देखिए सर, यहाँ पर एक और बात है कि जो आपने कहा कि आपने जो अपना मोबाइल नंबर डाला है, बहुत पेरेंट क्या करते हैं कि चले गए साइबर कैफे में, अब नंबर वो पूछ रहा है या जल्दीबाजी में साइबर कैफे तो जानता नहीं कि क्या करना है, वो अपना ही मोबाइल नंबर डाल देता है। अब नंबर तो रजिस्टर्ड हो गया उस कैफे वाले का, अब आप मान लीजिए उस बच्चे का सिलेक्शन हो गया, विद्यालय से फोन जाएगा तो उसके पास चला जाएगा, अब वो गार्जियन को जानता नहीं है, तो बहुत सारे बच्चे इस कारण भी वंचित रह जाते हैं नामांकन से क्योंकि उनको जानकारी नहीं मिल पाती है। तो जब भी आप फॉर्म भरें अपने घर के, अपने रिलेशन के, मान लीजिए आपके पास मोबाइल ना हो तो अपने रिलेशन में भी
जो आपको अच्छी तरह से जानता है उसका नंबर दें, ताकि अगर नाम आए और बच्चे को कॉल किया जाए तो आपके पास मैसेज आ जाए। इसका मतलब है कि आप मोबाइल नंबर देने में सावधानी बरतें। जहां तक हो सके आप अपना मोबाइल नंबर दें, ताकि विद्यालय अगर कोई कांटेक्ट करता है नामांकन में नाम आने से, तब आपके पास कॉल जा सके। अगर आप दूर रह रहे हैं तो आप अपने रिलेटिव, जो क्लोज रिलेटिव है, उनके फ़ोन नंबर दे सकते हैं।